हेलो बच्चों, आई होप आप सभी लोग सेफ होंगे। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज डिजाइन ऑफ टिम्बर बीम्स। टिम्बर बीम्स, ओके। सो डिजाइनिंग स्टार्ट करने से पहले हम बीम के बारे में कुछ समझ लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि बीम आपका एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, ठीक है। अब जितने भी हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं, और कौन से हॉरिजॉन्टल मेंबर है, हमारे पास स्लैब हॉरिजॉन्टल मेंबर है ना। तो हॉरिजॉन्टल मेंबर में लोडिंग ऐसे होगी, हो सकता है पॉइंट लोड हो सकता है यूडीएल हो, है ना। लोडिंग के टाइप के बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, बट लोडिंग ऐसे ही होगी, है ना। मतलब वर्टिकल लोड ऐसे डाउनवर्ड लग रहे होंगे आपके हॉरिजॉन्टल मेंबर पे। सो अगर हम डिजाइन की बात करें तो हम पहले उन चीजों के बारे में समझ। देखिए डिजाइनिंग क्या है। सपोज अगर आप एक टेबल बना रहे हैं, है ना, तो उस टेबल का क्या यूज है और वो टेबल कहां फेल हो सकता है, ठीक है। अगर आपने ये दोनों चीजें कवर कर ली तो आपका डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। मतलब उसमें कितना, सपोज आपने टेबल बनाया है कि उसमें आपको बुक्स रखनी है या टेबल लैंप रखना है, बट अगर उसमें आपने सीमेंट बैग्स रख दिए, है ना, ज्यादा हैवी रख दिया, जिसके लिए डिजाइन है उससे ज्यादा हैवी रख दिया, तो क्या होगा, फेल कर जाएगी टेबल। सो सिमिलरली वो फेलियर कैसा होगा अंडर द लोड, अगर हम वो जान पाए तो हम डिजाइनिंग ज्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे, है ना। तो बीम में हम समझते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फेलियर कहां कहां हो सकता है, ठीक है। तो मैं ठीक है, सपोज ये कोई बीम है। अब जैसे ही इसमें लोड लगेगा तो क्या पैटर्न होगा इसका, इसमें क्या क्या होगा। जैसे ही ये लोड लगेगा तो आपकी ये जो हॉरिजॉन्टल बीम है ये कुछ इस तरीके से बेंड करेगी, है ना। मतलब कि ये जो यहां पर मैं बेंडिंग की जो शेप है मैं यहां पर बना देता हूं। ये आपका हॉरिजॉन्टल बीम था और ये आपका बेंडिंग, मतलब ये क्या हो गया, यहां पर इतना डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है। सेकेंडली जैसे ही ये बेंड करेगा यहां पर क्या आएगा, बेंडिंग मूवमेंट आएगा। आप सब पढ़ चुके हो बेंडिंग मूवमेंट। तो सबसे पहली चीज, जैसे ही लोड लगेगा, है ना, तो जो सबसे पहली चीज आएगी वो क्या हुआ, बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज होगी कि देखो हम टिम्बर में डिजाइन करें, अगर हम किसी और मटेरियल से डिजाइन कर रहे होते हैं तो शायद हम ये बात ना करते, लेकिन टिम्बर में क्या है, टिम्बर को हम ये मानते हैं कि वो लेयर्स से मिलकर बना है। इस तरीके की लेयर्स होंगी और ये आपकी बीम है। तो जैसे ही ये बेंड होगा, जैसे ये बेंडिंग होगी तो ये लेयर भी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, है ना। मतलब ये लेयर भी ऐसी शेप बनाएंगी इस तरीके से, तो ये भी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे। और जब भी हमारी लेयर से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं तो वो होता है हमारा शेयर। तो बेंडिंग आएगा और दूसरा आएगा शेयर। एक तो बेंडिंग हो गया, बेंडिंग मूवमेंट आएगा, दूसरा क्या आएगा, शेयर आएगा। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि ये आपकी बीम है और ये आपके सपोर्ट है, मतलब कॉलम के ऊपर आपकी बीम है। जैसे ही आपने लोड लगाया, ये बेंडिंग हुई, तो ये जो कॉर्नर है जहां से आपका कॉलम से कनेक्टेड है आपकी बीम, ये अपलिफ्ट करेंगे, ऊपर की तरफ उठेंगे। मतलब इस वाले कनेक्शन में आपका स्ट्रेस होगा, है ना। जो आपका कॉलम और बीम का कनेक्शन है वहां पर स्ट्रेस होगा, जिसे हम बोलते हैं बियरिंग स्ट्रेस। बियरिंग स्ट्रेस मैं भी फिर से समझा देता हूं तीनों चीजें, अभी सिर्फ आप टर्म समझ लीजिए। इसे हम बोलते हैं बियरिंग स्ट्रेस। एंड द लास्ट इज कि ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस थी आपकी वो अब कर्व हो गई है, मतलब ये इतना डिफ्लेक्शन, इसको मैंने बोल दिया है डेल्टा। तो मतलब ये डिफ्लेक्शन भी आएगा। तो द फोर्थ इज डिफ्लेक्शन।
देखो अभी मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ऐसे ही मेरी बीम में कोई लोड लगेगा तो मेरी बीम कहां कहां से फेल हो सकती है ना। तो मुझे ये पता चला कि जैसे ही लोड लगाया मैंने, सबसे पहले तो आ गया बेंडिंग मोमेंट। ये जो कर्व है ये किसकी वजह से है? बेंडिंग की वजह से। और जैसे ही बेंडिंग आएगा, ये आप बेंडिंग स्ट्रेस में पढ़ चुके हो कि जैसे ही हम बेंडिंग लगाते हैं, बेंडिंग से क्या होता है, हमारा बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है, और बेंडिंग मोमेंट से क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेसेस आती है ना। वो फॉर्मूला भी आपने पढ़ा था, M/I = σ/y = E/r, है ना, अगर आपको याद हो। तो सबसे पहले क्या आएगा? बेंडिंग मोमेंट आएगा। उसके बाद फिर जैसे ही बेंड हुआ तो जो लेयर्स हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी, तो क्या आएगा? शेयर आएगा। ठीक है। और उसी बेंडिंग की वजह से जो जहां पर सपोर्टेड है आपकी बीम, ठीक है, कॉलम के साथ जहां पर कनेक्टेड है, वहां से क्या होगा, ये कॉर्नर थोड़ा सा अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। देखो अब छोड़ तो देंगे नहीं कनेक्शन, क्योंकि अगर ये कनेक्शन हट गया तब तो बीम फेल ही हो गई, है ना, वो नहीं होगी। तो हमें वही लिमिट पता करनी है कि जहां तक हम इतना लोड लगाएं कि ये जो कनेक्शन है ये स्ट्रॉन्ग रहे, या फिर अगर इसका उल्टा देखते हैं कि ये एक पर्टिकुलर लोड के लिए हमें ये कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग चाहिए, है ना। इसी को हम डिजाइनिंग बोलते हैं। तो यहां से बियरिंग में स्ट्रेस आएगा तो ये सेफ रहना चाहिए, तो शियर हो गया और बियरिंग हो गया। नेक्स्ट, अब सपोज आप एक धागा ले लो, उसमें लोड लगाओ, उसको नीचे से खींचते चले जाओ, एक लिमिट तो होगी जब ये ब्रेक कर जाएगा, है ना। तो मतलब ये जो डिफ्लेक्शन है ये भी किसी लिमिट तक परमिसिबल होगा, है ना, परमिटेड होगा। तो अगर ये डिफ्लेक्शन परमिसिबल लिमिट से ज्यादा हो गया तब भी आपकी बीम के फेल होने के चांसेस है। ठीक है, ये कितना होता है इसके बारे में हम बात करेंगे कि परमिसिबल डिफ्लेक्शन कितना होता है। अभी सिर्फ टर्म समझिए कि फेल कहां से हो सकता है। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन में फेल हो सकता है। तो अगर हमें डिजाइन करना है और हम ये चाहते हैं कि हमारी बीम सेफ है, तो हम कैसे डिजाइन करेंगे? तो हम डिजाइन करेंगे कि बेंडिंग मोमेंट में भी सेफ रहे, शियर में भी सेफ रहे, बियरिंग स्ट्रेस में भी सेफ रहे और डिफ्लेक्शन में भी सेफ रहे। ओके, तो लोड लगाते ही हमारे पास सबसे पहले आता है बेंडिंग मोमेंट, तो हम डिजाइन कर लेते हैं बेंडिंग मोमेंट के लिए, फिर इन तीनों चीजों के लिए, शियर के लिए, बियरिंग के लिए और डिफ्लेक्शन के लिए चेक कर लेते हैं कि जो हमने डिजाइन किया है वो सेफ है कि नहीं सेफ है। राइट, ओके। अब जल्दी से मुझे बताइए हम डिजाइन में निकालेंगे क्या? यहां पर लिख देता हूं, हमारे पास 4 टर्म आ गए, बेंडिंग मोमेंट, शियर, बियरिंग स्ट्रेस and fourth is deflection. Okay. जो आपकी लेंथ है, सपोज ये आपकी बीम की लेंथ है, क्या ये हम डिजाइन करेंगे? नहीं करेंगे डिजाइन, क्योंकि देखिए प्लानिंग तो हो रखी होगी पहले से, और अगर प्लानिंग हो रखी है तो इसका मतलब ये लेंथ तो आपको पता ही होगी, है ना। और अगर ये आपको लेंथ पता है तो लेंथ तो डिजाइन करनी नहीं है। अब इस बीम में अगर हम टिम्बर से डिजाइन कर रहे हैं तो बीम में क्या बचा? बीम की डायमेंशन क्या होंगी? लेंथ होगी, विड्थ होगी एंड डेप्थ होगी, 3 ही डायमेंशन होंगी बीम में। अब लेंथ हमें पहले से गिवन है कि इतनी लेंथ की बीम बनानी है आपको, तो कौन सी डायमेंशन बची? विड्थ बचती है और डेप्थ बचती है। तो जब भी हम डिजाइन करेंगे बीम का तो इसका मतलब क्या है, हमें बीम की विड्थ और डेप्थ बता के देनी है, डेप्थ निकाल के देनी है ना। तो बी और डी निकालना ही क्या है? डिजाइन। ओके, अब इसमें विड्थ में जो इसकी विड्थ है ये आपकी कैन नॉट बी लेस देन 50 mm एंड कैन नॉट बी लेस देन L/50। ठीक है, अब दो इनमें से जो बिगर वैल्यू होगी उससे कम नहीं हो सकती है। मैं समझा देता हूं अभी आपको। सपोज आपकी लेंथ है 5 मीटर,
ओके, तो L बाई 50 कितना हो गया, 5000 डिवाइडेड बाई 50, दैट इज 100 mm। ठीक है, तो आपका कोड कहता है, कोड आपको याद होगा, IS 883 पेज नंबर 11 में गिवन है 1994, ये टिम्बर का कोड है। कोड कहता है कि 50 mm से कम नहीं हो सकती है किसी भी सूरत में, एंड L बाई 50 से भी कम नहीं हो सकती है। मतलब इन दोनों में से जो वैल्यू आपकी बड़ी है उससे कम नहीं हो सकती है। तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 50 mm, 100 mm, 100 mm है। यानी 5 मीटर बीम, 5 मीटर लेंथ अगर आपकी बीम की है तो उसके लिए जो आपकी विड्थ है वो 100 mm से कम नहीं हो सकती है, इससे ज्यादा ही होगी, राइट। ओके, दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज कोई वैल्यू ऐसी ले लेते हैं, सपोज L बाई 50 किसी केस में 40 आ गया, तो क्या होगा, 50 mm से कम नहीं हो सकती। सपोज 2 मीटर लेंथ की बीम में, सो 2000/50 कितना आ जाएगा, 40 mm, और 40 mm 50 mm में कौन सा बिगर वैल्यू है, 50 mm, तो 50 mm से कम नहीं हो सकती है। ओके, तो किसी भी केस में बी आपका 50 mm से कम नहीं हो सकता है, एंड L बाई 50 से कम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट डी, जो आपका डेप्थ है कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ बी। जो आपकी डेप्थ है वो 3 टाइम्स ऑफ विड्थ से ज्यादा नहीं हो सकती। ओके, सपोज आपने 100 mm विड्थ लिया है ना, सो ये ऐसा नहीं है कि आप डेप्थ को 400 ले लोगे, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 3 into 100, दैट इज 300 mm, राइट। ठीक है, अब आते हैं हम लेंथ के बारे में। लेंथ के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। 2 तरीके की लेंथ होती है, एक होती है क्लियर लेंथ एंड सेकेंड इज इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ, ये आपकी बीम है, ये सपोर्ट है। अब ये जो लेंथ है आपकी, ये है आपकी क्लियर लेंथ, क्लियर लेंथ। ठीक है, मतलब जो आपका आपके कॉलम्स हैं, कॉलम के फेस से कॉलम के फेस तक जो लेंथ आपको मिलेगी वो आपकी कौन सी लेंथ है, क्लियर लेंथ है ना। इसे हम बोलते हैं, जो आपकी कॉलम की डायमेंशन होती है दैट इज बियरिंग, इसे हम बोलते हैं बियरिंग। ठीक है, अगर आपकी ब्रिक मेसनरी की वॉल है ना, अगर ये आपकी बीम वॉल के ऊपर है तो क्या हो जाएगा, 230 mm। वैसे हम नॉर्मली अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में तो बियरिंग हम लेते हैं 300 mm। ये मानते हैं कि जो कॉलम है वो 300 mm का कॉलम। ठीक है, तो टिम्बर कॉलम के ऊपर टिम्बर बीम है तो कॉलम हम मानते हैं 300 mm। अगर क्वेश्चन में गिवन है 200 mm तो आप बियरिंग 200 mm लोगे। अब आता है इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ होता है क्लियर लेंथ प्लस बियरिंग, प्लस बियरिंग। क्या होता है, क्लियर जो इफेक्टिव लेंथ है हाफ इस साइड से लेते हैं, हाफ इस साइड से लेते हैं। अब ये वाली जो लेंथ है ये बन जाती है आपकी इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, क्लियर लेंथ प्लस हाफ ऑफ बियरिंग प्लस हाफ ऑफ बियरिंग, और हाफ ऑफ बियरिंग प्लस हाफ ऑफ बियरिंग मिलके क्या बन जाता है, टोटल बियरिंग। तो इफेक्टिव लेंथ हो जाता है आपका क्लियर लेंथ प्लस बियरिंग। ओके, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने डिजाइनिंग वाले पार्ट में। देखो हम क्या करेंगे, हम बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन करेंगे और इन तीनों के लिए चेक कर लेंगे कि जो भी हमने डिजाइन किया है, यानी जो भी हमारी बी और डी की वैल्यू है, उस बी और डी की वैल्यू में क्या हम शियर में सेफ हैं, क्या हम बियरिंग स्ट्रेस में सेफ हैं, क्या हम डिफ्लेक्शन में सेफ हैं। तो ये तीनों पार्ट आपके आ जाते हैं चेक्स में,
और जो डिजाइनिंग आ जाता है वो आ जाता है डिजाइनिंग बाय बेंडिंग मोमेंट। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ डिजाइनिंग करेंगे, डिजाइनिंग बाय बेंडिंग मोमेंट। अब बहुत सिंपल है, बस एक बार समझना है आपको, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो हमने क्या बात की है, हम डिजाइन कर रहे हैं। सपोज यहां पर ये सपोर्ट है और कोई लोड लग रहा है, सपोज ये यूडीएल लग रहा है। अब इस पर्टिकुलर लोड के लिए आपको ये बताना है कि हम कितनी विड्थ और डेप्थ रखें। मतलब इससे आपको मिल रहा है, इस लोड से आपको मिल रहा है बेंडिंग मोमेंट, है ना। जो भी आपका लोड है इससे आपको मिल रहा है बेंडिंग मोमेंट, और इस बेंडिंग मोमेंट को आपको रजिस्ट करना है ना। मतलब लोड की वजह से जो भी इंपैक्ट आ रहा है उस इंपैक्ट को हम बोल रहे हैं बेंडिंग मोमेंट, और इस बेंडिंग मोमेंट को आपको रजिस्ट करना है। और रजिस्ट करने के लिए आपके पास क्या है, साइज, यानी बी और डी। ओके, सो इस बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करने के लिए हमें एक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए। ऐसा मोमेंट जो रजिस्ट करे बेंडिंग मोमेंट को, उसे हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसा मोमेंट जो बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करे, दैट इज नोन एज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, सिर्फ टर्म है, ध्यान रखिएगा। ओके, दो टर्म है, एक टर्म है बेंडिंग मोमेंट जो हमें लोड की वजह से मिला है, दूसरा है जो हमारा सपोर्ट कर रहा है। और वो सपोर्ट किस बेस पे करेगा, वो सपोर्ट करेगा विड्थ और डेप्थ के बेस पे। अगर आपका ये लोड ज्यादा होगा तो विड्थ और डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी, अगर आपका ये लोड कम होगा तो विड्थ और डेप्थ कम रखने पे भी काम चल जाएगा। लेकिन हमें दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं बेंडिंग मोमेंट की। आप पढ़ चुके हैं लेकिन मैं फिर से बता देता हूं। आप एक टेबल बना देता हूं मैं यहां पर। ओके, तो सबसे पहला ये सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर ये यूडीएल लग रहा है इसमें, है ना, जिसकी इंटेंसिटी है W पर मीटर, तो जो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो होता है WL²/8। और अगर इसमें पॉइंट लोड लग रहा है तो ये होता है WL/4। आप शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट में पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी देख लीजिए, ठीक है। एंड देन कैंटिलीवर, कैंटिलीवर बीम में अगर आपका यूडीएल लग रहा है तो -WL²/2 होगा। माइनस क्यों होता है, कैंटिलीवर ऐसा है, लोड आपका लगेगा, इस तरीके से आपका बेंडिंग होगी, है ना। और जो आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम में बेंडिंग इस तरीके से होती है। तो अगर आपने इस पैटर्न को पॉजिटिव माना है तो ये ऑटोमेटिकली निगेटिव हो जाता है। एंड इन द केस ऑफ पॉइंट लोड, पॉइंट लोड क्या है, फ्री एंड पे लग रहा है। जब पॉइंट लोड लग रहा है आपका फ्री एंड पे, तो मूवमेंट होता है W×L। यही दो केसेस आपके पास मेनली आएंगे। आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम या कैंटिलीवर बीम हो सकती है जिसमें आपका लोड या तो यूडीएल लग सकता है या तो पॉइंट लोड लग सकता है ना। तो ये आप याद कर सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर द यूडीएल इज WL²/8 एंड फॉर द पॉइंट लोड इट इज WL/4। और इसमें जो पॉइंट लोड है ये मिड स्पैन पे लग रहा है, मिड स्पैन। मैं यहाँ पर बना के बता देता हूँ आपको। ये आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये मिड स्पैन पे पॉइंट लोड लग रहा है, तब ये आपका WL/4 है। और ये पूरी स्पैन पे अगर आपका यूडीएल लग रहा है तो ये WL²/8 है। इसमें अगर आपका यूडीएल लग रहा है तो WL²/2 है। और ये अगर आपका कैंटिलीवर बीम में फ्री एंड पे पॉइंट लोड लग रहा है तो आपका WL है। ओके, तो हमने बेंडिंग मोमेंट की बात तो कर ली है। अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आता है आपका बेंडिंग इक्वेशन से। बेंडिंग इक्वेशन हमारे पास क्या थी, M/I = σ/y। और यहां पर सिग्मा कौन सा होता था, बेंडिंग स्ट्रेस, तो सिग्मा B से लिख देते हैं इसे, है ना। आगे वाला टर्म हमें जरूरत नहीं है। तो यहां से अगर आप M निकाल लें तो M क्या आ जाता है,
एम आ जाता है सिग्मा बी आई अपॉन वाई। आई क्या होता था, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस आई अपॉन वाई को हम बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस और रिप्रेजेंट करते हैं जी से। इसको हम बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। और वाई क्या होता था, वाई होता था सेंट्रॉइड से एक्सट्रीम फाइबर तक की डिस्टेंस। सपोज अगर आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का सेंट्रॉइड कहां पर होता था, d/2 पर, है ना। ये भी d/2 और ये भी d/2। ओके, सो सेंट्रॉइड से एक्सट्रीम फाइबर तक की डिस्टेंस क्या होती है, y। तो फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन y की वैल्यू क्या हो जाती है, d/2। एंड फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन I की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको याद हो, BD³/12। I इज BD³/12। तो जो हमारा I अपॉन वाई यानी z होता है वो क्या हो जाता है, BD³/12 डिवाइडेड बाई d/2, सो दैट इज BD²/6। ठीक है। तो जिसको देखो, ये बहुत सिंपल है, ये सब आप पढ़ चुके हो, है ना। लेकिन फिर भी अगर किसी को याद नहीं हो तो ये प्लीज याद कर लो। फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, सेक्शन मॉडुलस की जो वैल्यू होती है दैट इज BD²/6। इसे प्लीज याद कर लो अगर समझने में दिक्कत हो रही हो। वैसे मुझे लगता नहीं है कि इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम है, ये सब पढ़ चुके हो आप। सो फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन जो सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू होती है वो होती है BD²/6। ओके, सो हम वापस से यहां पर आ जाते हैं। m इज क्या आ गया, सिग्मा बी आई अपॉन वाई, और जिसे आई अपॉन वाई को हम क्या बोलते हैं, जी, दैट इज सेक्शन मॉडुलस। तो ये हो गया सिग्मा बी इंटू जी, और ये क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसमें एक फॉर्म फैक्टर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाता है m इज इक्वल टू के सिग्मा बी इंटू जी। m इज इक्वल टू के सिग्मा बी इंटू जी, ठीक है। अब ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसे MOR बोल देते हैं। बेंडिंग मोमेंट आपको पता ही चल गया है, आप बीम देख लेंगे, वहां से आपको बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा। अब सपोज मैं एक रैंडम वैल्यू ले लेता हूं, सपोज बेंडिंग मोमेंट है हमारा 100 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। और जो भी आपने साइज प्रोवाइड किया है उस साइज का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है 90 किलो न्यूटन मीटर। तो क्या ये सेफ है, मतलब आपको चाहिए था 100 बट आपको जो मिल रहा है वो सिर्फ 90, तो क्या ये साइज आप प्रोवाइड कर सकते हैं बीम का, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको वो साइज प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसमें बेंडिंग मोमेंट के एटलीस्ट बराबर हो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। वैसे तो सेफ रहने के लिए ज्यादा होना चाहिए, बट कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम 100 होना चाहिए, है ना। यानी कम से कम बेंडिंग मोमेंट किसके बराबर होना चाहिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के। और बस यही कॉन्सेप्ट है, आपको डिजाइनिंग फॉर बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट के बराबर कर देते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को। यानी बेंडिंग मोमेंट आपका बराबर हो जाता है के सिग्मा बी इंटू जी, ठीक है। सिग्मा बी जो टेबल मैंने आपको बताई थी उसमें आप टिम्बर का देखो कौन सा टिम्बर है, और उस टिम्बर के लिए सिग्मा बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। मैं टेबल आपको फिर से भेज दूंगा। देन के, अब ये के क्या होता है, ये डिपेंड करता है डेप्थ पर, डेप्थ ऑफ द बीम पर। अगर आपकी डेप्थ ऑफ द बीम लेस देन इक्वल टू 300 mm है तो के की वैल्यू हो जाती है 1, है ना। के की वैल्यू हो जाती है 1, ठीक है। ये आपका पेज नंबर 11 में गिवन है, पेज नंबर 11 में IS 883, ठीक है। वहां से भी आप देख सकते हो IS 883 पेज नंबर 11। अगर आपकी डेप्थ की वैल्यू 300 mm से कम है या इक्वल है तो आपकी के की वैल्यू हो जाती है 1। एंड अगर आपकी डेप्थ की वैल्यू ग्रेटर देन 300 mm है ना, तो आपकी के की वैल्यू होती है 0.81 d²
प्लस 89400 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 55,000। और यहां पर डी आपका mm में है, बस इतना ध्यान रखिएगा, डी इन mm, डी इन mm। अगर डी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 300 mm है तो आपकी के की वैल्यू 1 हो जाती है। अगर आपकी ग्रेटर देन 300 mm है तो के की वैल्यू 0.81 डी स्क्वायर प्लस 89400 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 55,000। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट निकालिए, के की वैल्यू निकालिए, सिग्मा भी आपको पता है, यहां से आपको जी पता चल जाएगा। जी का फॉर्मूला डी स्क्वायर बाई 6 होता है, क्योंकि हम रेक्टेंगुलर बीम में डिजाइन कर रहे हैं, है ना। वहां से आपको बी और डी मिल जाएगा। कैसे होगा, ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, मैं अभी आपको समझा देता हूं। एक क्वेश्चन लेते हैं और वहां से हम डिजाइनिंग देख लेते हैं। बस थोड़ा सा जितना हमने अभी पढ़ा है वो आप ध्यान रखिएगा, है ना। कि बेंडिंग मोमेंट के लिए डिजाइन कर रहे हैं, जो आपकी विड्थ है वो 50 mm L by 50 से कम नहीं हो सकती है, जो आपकी डेप्थ है वो 3 टाइम्स ऑफ विड्थ से ज्यादा नहीं हो सकती है। देन बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस रखना होता है। बेंडिंग मोमेंट किस चीज पर डिपेंड करता है कि हमारी बीम कौन सी है, सिंपली सपोर्टेड है, कैंटिलीवर है, या फिर और फिर उसमें लोडिंग कैसी है। ठीक है, यूटीएल है या फिर पॉइंट लोड है या फिर दोनों। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं और इस क्वेश्चन से हम देख लेते हैं कि डिजाइनिंग कैसे होगी। ओके, तो क्वेश्चन इज सेइंग कि एक बीम है जिसकी आपकी लेंथ मतलब क्लियर स्पैन आपकी 4 मीटर है, जो आपकी बियरिंग है दैट इज गिवन एज 300 mm, सिंपली सपोर्टेड बीम है ऑब्वियसली। ठीक है, देन आपका जो लोड है दैट इज गिवन 16.5 किलो न्यूटन पर मीटर, जिसमें लोड लग रहा है दैट इज यूडीएल। अब पर मीटर लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, यूडीएल है ना। देन जो आपका वुड है दैट इज सैल वुड, और जो लोकेशन है आपकी बीम की दैट इज इनसाइड लोकेशन, इनसाइड लोकेशन। और आपको बोला जा रहा है कि बीम डिजाइन करें। ठीक है, यानी हमें क्या निकालना है, बी एंड डी। चलो स्टेप 1, सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इज इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ का आपको फॉर्मूला पता है, क्या है, क्लियर लेंथ प्लस बियरिंग। ओके, क्लियर लेंथ प्लस बियरिंग, सॉरी इसे 4.2 ले लेते हैं तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, सो इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू क्लियर लेंथ प्लस बियरिंग। क्लियर लेंथ इज 4.2 मीटर, बियरिंग कितना दिया है 300 mm, इसे मीटर में चेंज करते हैं, सो 0.3 मीटर, दैट इज 4.5 मीटर। ये आ गया आपका इफेक्टिव लेंथ। सेकेंड, बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट, अब बेंडिंग मोमेंट क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसमें क्या लग रहा है, यूडीएल। तो बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, सॉरी सेकेंड स्टेप, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, WL² बाई 8, W इज 16.5, L इज इफेक्टिव लेंथ लेते हैं हमेशा तो 4.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, तो 16.5 इंटू 4.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 एंड दैट इज 41.77 किलो न्यूटन मीटर। इसको न्यूटन एमएम में चेंज कर लेते हैं तो 41.77 किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करोगे 10 टू द पावर 3, मीटर को एमएम में चेंज करोगे अगेन 10 टू द पावर 3, तो इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन एमएम।
तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, मतलब लोड की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आएगा, दैट इज 41.77 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। मतलब जो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको मिलना चाहिए आपकी विड्थ और डेप्थ की वजह से कम इतना होना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज एस्टिमेशन ऑफ बीम साइज। बस इस वैल्यू को याद रखिएगा आप, है ना। नेक्स्ट स्टेप इज एस्टिमेशन ऑफ बीम साइज। और एस्टिमेशन ऑफ बीम साइज कैसे होगा? एस्टिमेशन ऑफ बीम साइज, ठीक है। कैसे होगा ये? जब आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को बराबर रखोगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को, क्योंकि कम से कम तो इतना होना ही चाहिए ना, इससे कम में तो हमारा काम नहीं चलेगा। और बेंडिंग मोमेंट कितना है? 41.77 इंटू 10⁶। आई होप वैल्यू सही लिखी है मैंने। 41.77 इंटू 10। आप प्लीज अपने आप कैलकुलेट करते रहिएगा अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो जाती है। एंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? K सिग्मा बी इंटू जी, ठीक है। अब सिग्मा बी की वैल्यू क्या है? इनसाइड लोकेशन के लिए वुड आपको सेल वुड अपनी टेबल से देखिए, सिग्मा बी की वैल्यू क्या आती है? यहां से सिग्मा बी मतलब जो आपकी बेंडिंग स्ट्रेस है, ठीक है, सेकेंड वाले कॉलम में इनसाइड लोकेशन के लिए फॉर सेल वुड दैट इज 16.48 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 16.48, दिस इज गिवन 16.48 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। और K की वैल्यू क्या है? देखो K की वैल्यू डिपेंड करती है डेप्थ पर। अब अभी हमारे पास डेप्थ तो है नहीं। अगर हमारे पास डेप्थ नहीं है तो हम यही एज्यूम करते हैं कि जो हमारी डेप्थ है वो 300 mm से कम होगी या इसके इक्वल होगी। तो K की वैल्यू क्या हो जाती है? 1, ठीक है। पुट कर दो तो यहां से G क्या आ जाता है, यानी सेक्शन मॉडुलस क्या आ जाता है? 41.77 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 1 इंटू 16.48, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आती है 2534,587 2534,587.34, ठीक है। अब ये क्या है? न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये क्या है? न्यूटन mm। न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो गया, mm स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा mm क्यूब। सेक्शन मॉडुलस की यूनिट होती है mm क्यूब, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की mm⁴ डिवाइडेड बाई d/2 d की mm, तो mm⁴ डिवाइडेड बाई mm इज mm क्यूब। अब रेक्टेंगुलर बीम के लिए जो सेक्शन मॉडुलस होता है वो कितना होता है? अभी हमने पढ़ा BD²/6, यानी BD²/6 की वैल्यू आ गई इतनी, ठीक है। अब क्या करें? अब प्लीज ये वैल्यू याद रखिएगा, मैं रख कर देता हूं इसे, फिर से लिख लेते हैं ऊपर। यहां से आपका आ गया BD²/6 डिवाइडेड बाई BD²/6 इज इक्वल टू 2534,587.34 mm क्यूब। अब आपने पढ़ा है कि जो रेक्टेंगुलर बीम की विड्थ होती है वो 50 mm से एंड L/50 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो अब देख लो, जो विड्थ है कैन नॉट बी लेस देन 50 mm एंड कैन नॉट बी लेस देन L/50। L कितना है? 4200 डिवाइडेड बाई 50। यहां से कितना आ जाता है? 40 इफेक्टिव देखेंगे यहाँ पर, तो 4500 डिवाइडेड बाई 50 कितना आ जाता है? ये 90 mm। मतलब इन एनी केस जो आपकी विड्थ है वो 90 mm से कम नहीं हो सकती है, ठीक है। अब 90 mm से ज्यादा आप कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, है ना। बाद में चेक कर लेंगे कि उस पर्टिकुलर विड्थ पे कि हमारा डिजाइनिंग सेफ आ रहा है कि नहीं, है ना। तो मैं इससे ज्यादा वैल्यू मैं बी अज्यूम कर लेता हूं 150 mm, ठीक है। अज्यूम्ड 150 mm, ठीक है। पुट कर दीजिए यहां पर 150 इंटू D²/6 डिवाइडेड, सॉरी दिस इज इक्वल टू 2534,587.34। अब यहां से D की वैल्यू निकालिए। D की वैल्यू यहां पर आती है आपकी 318.41,
318.41 mm। प्लीज कैलसी रखिए अपने पास, खुद सॉल्व करके देखते रहिए वैल्यूज। 318.41 mm। ओके, चेक कर लीजिए। D कैन नॉट बी more than 3 times of B and 3 times of B is 3 into 150 that is 450। इससे कम है मतलब ठीक है, इसे हम राउंड ऑफ कर सकते हैं नेक्स्ट 50 mm वैल्यू को, दैट इज 350 mm। तो जो हमने बीम डिजाइन की है उस बीम का साइज क्या है, B/D, दिस इज इक्वल टू 150 इंटू 350 mm। 150 mm विड्थ है और 350 mm डेप्थ है। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर 2-3 चीजें। सबसे पहली चीज कि यहां पर डेप्थ हमारी 350 आ रही है और डेप्थ हमने के की वैल्यू जो डेप्थ पर डिपेंड करती है उसको हमने कितना लिया है 1, और वो कब हो सकता है जब हमारी डेप्थ 300 से कम हो या उसके इक्वल हो, मतलब हमें इसे चेक करना पड़ेगा। और ये चेक कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे। वहां पर देखो जो आपने बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू लिखी थी और वो वैल्यू 16.48, वो कौन सी वैल्यू है, वो मैक्सिमम वैल्यू है कि आपकी जो सेल वुड है वो इतनी स्ट्रेस कैरी करेगी। अब अगर आपने कोई बीम प्रोवाइड कर दी है और उसमें वो जो बेंडिंग स्ट्रेस है उसकी वैल्यू सपोज 18 आ रही है, मतलब वो मैक्सिमम कितना कैरी करने के काबिल है 16.48, और उसमें कितनी स्ट्रेस रही है 18, मतलब डिजाइनिंग आपका गलत है, आपने जो साइज प्रोवाइड किया है वो गलत है ना। मतलब आपने जो भी साइज प्रोवाइड किया है उस हिसाब से जो बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू है वो 16.48 से कम आनी चाहिए, राइट। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या इस पर्टिकुलर साइज के लिए जो बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू है वो 16.48 से कम है। तो लास्ट स्टेप इसका, एंड द लास्ट स्टेप सेज चेक फॉर एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस। जो भी नंबर हो आप नंबर डाल लीजिए। चेक फॉर एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। और एक्चुअल बेंडिंग स्ट्रेस को हम बोलते हैं FAB या फिर सिग्मा AB और सिग्मा AB, ठीक है। स्ट्रेस को या F या सिग्मा किसी से भी आप नोट कर सकते हैं। फिर से सेम फॉर्मूला, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये तो आपको पता है 14.77 इंटू 10⁶। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के FAB और सिग्मा AB कोई भी कुछ भी लिख सकते हो, सिर्फ नोटेशन है ये, इंटू G, है ना। सो K इंटू FAB इंटू BD²/6। अब हमें क्या चाहिए, ये तो हमें निकालना है, ठीक है, ये हमें निकालना है। और अगर ये 16.48 से कम आ गई तब हमारा डिजाइनिंग सेफ है। लेकिन K की वैल्यू क्या करोगे, अब 350 से ज्यादा होता है तो फॉर्मूला क्या होता है K का, 0.81 इंटू D² प्लस 89400 अपॉन D² प्लस 55,000। ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, K का। D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है 350 mm। पुट कर दीजिए और वैल्यू देखिए कितनी आ रही है इसकी। जो मेरे पास वैल्यू है दैट इज 0.97, जो मेरे पास वैल्यू है दैट इज 0.97, ठीक है। और BD²/6 क्या हो जाएगा, BD²/6 क्या हो जाएगा, दैट इज B कितना है 150, D कितना है 350, तो 150 इंटू 350²/6, ठीक है। तो FAB की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से FAB की वैल्यू आ जाएगी 41.77 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई व्हाट, K, दैट इज 0.97 मल्टीप्लाइड बाई BD²/6, यानी 150 इंटू 350² डिवाइडेड बाई 6। ऑलराइट, अब यहां से सॉल्व करके जो मेरे पास FAB की वैल्यू आ रही है दैट इज 14.06 न्यूटन पर mm
स्क्वायर, ठीक है। एंड 14.06 इज ऑब्वियसली लेस देन 16.48, और अगर ये 16.48 से कम है मतलब हमारा डिजाइनिंग सेफ है, ठीक है। मतलब ये पर्टिकुलर साइज आपकी बीम का आपकी बीम को सिर्फ इतना स्ट्रेस देगा बेंडिंग में, जबकि आपकी बीम इतना स्ट्रेस कैरी कर सकती है ना। तो अगर जितना कैरी कर सकती है उससे कम स्ट्रेस लग रहा है तो ऑब्वियसली आपकी बीम सेफ है। ओके, सो आई होप कि आपको डिजाइनिंग ऑफ बीम समझ में आया, ठीक है। इसके चेक हम अगले लेक्चर में करेंगे, बट फॉर द डिजाइनिंग पार्ट सिर्फ डिजाइनिंग के लिए आपका इतना, ठीक है। आपने चेक कर लिया, बेंडिंग में डिजाइन कर लिया और बेंडिंग स्ट्रेस के लिए चेक कर लिया, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए आगे मिलते हैं, तब तक प्लीज अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एवरीवन।